Hello students, in last lecture you remember we studied Stokes law. So according to Stokes law, the viscous force acting on a spherical object falling through a viscous medium is given by Fv is equal to 6 pi eta Rv. 6 pi constant, eta coefficient of viscosity, small r radius of the spherical object, and v is the velocity of the object, correct? So this is the viscous force acting on the object. Now in today's lecture we are going to study about terminal velocity. The heading you can see over here is terminal velocity. अब ये टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए. जब भी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आप विस्कस मीडियम में से फ्लो कराएंगे, वो विस्कस मीडियम में अगर फॉल कर रहा होगा तो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आएगा कि अगर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के अंदर, तो एक मोमेंट पे उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी. हालांकि ये बात नहीं होना चाहिए. एग्जांपल लीजिए, अगर एक ऑब्जेक्ट 100 मीटर की हाइट से फॉल कर रहा है नीचे, तो आपको पता है उस पर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स व्हाट हैपेंस, इट स्पीड्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कांस्टेंट नहीं होती. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में फॉल करेगा तो शुरुआत में स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक मोमेंट पे आने के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट स्पीड का नाम है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी. अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझना है. पहली चीज़ तो ये कि ये स्पीड कांस्टेंट कब होगी, वो कौन सी कंडीशन से जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. और दूसरा ये समझना है कि ऐसा क्यों होगा. हालांकि ग्रेविटी का फोर्स तो कांस्टेंट ही लग रहा है उस पर, तो स्पीड बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट हो जाएगी. हम डायग्राम से बात को समझते हैं. मान लीजिए ये कोई विस्कस मीडियम है, मैंने उसको दो बाउंड्री लाइन से शो किया है. यहाँ पे कोई विस्कस मीडियम, यहाँ पे विस्कस मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी water, it can be any fluid which has some viscosity. Okay, and let us consider a spherical object like this. The radius of the object is small r. Let me write here the radius of the object is small r. Okay, it is falling down. Now if this object is falling down through this medium, what is going to happen? This medium is going to apply viscous force which is in opposite direction. तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लिख सकता हूँ, Fv, विस्कस फोर्स. आप एक बात और जानते हो कि जब भी किसी मीडियम में आप किसी लिक्विड के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो लिक्विड उस पर बायंड फोर्स अप्लाई करता है, अप थ्रस्ट अप्लाई करता है. बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्लोट्स. देखिए जो बड़े बड़े शिप होता है वो पानी पे कैसे चलता है, कैसे चल रहा है, क्योंकि जो वाटर होता है वो उस पर अप थ्रस्ट अप्लाई करता है. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स तो लगेगा ही, साथ साथ में उस पे, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगने वाला है, इस लिक्विड के कारण इस पे लगेगा फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, जिसको मैंने एफ यू से डिनोट किया है. ऑल्सो अगर ये नीचे जा रहा है मतलब इस पे इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट विच इज मास इनटू ग्रेविटी, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं. ये तीन फोर्सेस इस पे लग रहे हैं. ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो लिक्विड की स्ट्रीम लाइंस है, अगर मैं उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे होंगी, लिक्विड विल बी गोइंग लाइक दिस. ये लिक्विड की स्ट्रीम लाइंस हो जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस. दिस आर द स्ट्रीम लाइंस ऑफ द लिक्विड. ओके, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है. अब बात समझिए, इस पे टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं. एक तो Fg डाउनवर्ड, Fv अपवर्ड, Fu अपवर्ड, करेक्ट. तो अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर, जिसको मैं डिनोट करता हूं लेट से स्मॉल f से, दैट स्मॉल f इज गोइंग टू बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड माइनस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स. यहां पे माइनस साइन क्यों आया, ये दोनों ही फोर्स ऊपर की तरफ है, इसीलिए माइनस साइन डाल के आप दोनों को प्लस करके लिखेंगे. ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं. फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, mg. विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा, 6 पाई ईटा Rv. फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट कितना होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए. फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट होता है डेंसिटी इंटू सिग्मा इंटू ग्रेविटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू ग्रेविटी. अच्छा, ये जो सिग्मा है ये क्या है, दिस सिग्मा
इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मैं यहाँ पे अभी सब लिखूंगा सिंबल्स, आप टेंशन न लें। ये जो सिग्मा है ये क्या है, इस फ्लूइड की डेंसिटी। ओके, कंफ्यूज मत होना, मैं बाद में सिंबल्स के सारे नोटेशंस लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, एफ। अब एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जो विस्कस फोर्स का इक्वेशन पढ़ा था दैट वाज लाइक दिस, एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, मीन्स विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी। अगर स्फीयर की वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा? अगर ये स्फीयर नीचे गिर रहा है और गिरते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही है तो क्या इस स्फीयर पे लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा? करेक्ट। तो इस इक्वेशन में ध्यान दो, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है एफ वी बढ़ रहा है, एफ वी जब बढ़ते बढ़ते उस लेवल पे आ जाएगा कि ये एफ वी प्लस एफ यू एफ जी के बराबर हो जाए, ये एफ वी प्लस एफ यू एफ जी के बराबर हो जाए, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0। अरे जितना एफ जी है उतना ही एफ वी प्लस एफ यू है, तो जितना एफ जी उतना ही ये, तो ये माइनस ये कितना हो जाएगा, 0। मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ऑन दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विल बिकम व्हाट, 0। समझ में आया क्यों 0 होगा? अरे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एफ वी बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये पूरा सम भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा एक लेवल पे, और जब इसके बराबर हो जाएगा तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। दैट यू शुड अंडरस्टैंड वेल। ओके, नाउ वी कैन राइट एट अ पर्टिकुलर moment small f becomes 0. Why? Because as velocity increases fv also increases। ठीक है, तो अब जब ये f0 हो गया तो अब इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, किस तरह लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी प्लस वी सिग्मा जी। ठीक है, अगर मैं ये टर्म को यहाँ पे लेके आ जाऊँ या mg को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो कुछ गड़बड़ नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी वेर v इज वेलोसिटी, ओके, प्लस v, दिस v इज वॉल्यूम, सिग्मा जी। कंफ्यूज मत होना। अच्छा, मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है, और g एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग, 6 पाई एज इट इज, ईटा एज इट इज, आर वी एज इट इज, वॉल्यूम एज इट इज, सिग्मा एज इट इज, g एज इट इज। हमने क्या किया, मास को क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? यस, द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी एज इट इज लिखा मैंने, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ पे g की वैल्यू एज इट इज डाल दो। ये जो टर्म है बच्चों v सिग्मा जी, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इस साइड में, तो जब मैं इस साइड में आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन डालूंगा। अच्छा, माइनस साइन डाल के v की जगह पे पहले चलो एक काम करते हैं, ये टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, v सिग्मा जी। राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, नाउ अगेन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल जी माइनस, इस वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 4/3 पाई आर क्यूब, सिग्मा एज इट इज, जी एज इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ध्यान से ये दोनों टर्म को देखो, 4/3 पाई आर क्यूब, ये जी और जी ये सब क्या है, कॉमन, सो 4/3 पाई आर क्यूब, जी इज कॉमन, इन ब्रैकेट आई हैव रो माइनस सिग्मा विच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। Now what you can do is you can just cancel it, 4/3 is not going to cancel, this pi and this pi is going to get cancelled, this r and r का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, this 4, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, this 2 एंड नीचे 3 है तो 2 मैंने लिख दिया। अच्छा, ये जो नीचे 3 है बच्चों, क्या ये 3 यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और तो 2/9 बन जाएगा, करेक्ट, सो इट बिकम्स 2/9। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, स्मॉल जी, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये ईटा आ जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे मेरे पास बचा रो माइनस सिग्मा विच इज इक्वल टू स्मॉल v। दिस इज फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी।
मैं लिख देता हूं, दिस इक्वेशन गिव्स फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी कि जिस वेलोसिटी पर ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में स्पीड बढ़ेगी लेकिन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये कॉन्स्टेंटली नीचे जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाएगा, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला है v इक्वल टू 2/9 r² g बाई ईटा रो माइनस सिग्मा दैट इज इक्वल टू v। अच्छा, अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनो, ये रो, व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। What is this sigma? This sigma is density of the fluid. Density of the fluid बोल दो या density of the liquid बोल दो, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर ही फॉल हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, गैस में भी फॉल हो सकता है, तो हम लोग खाली लिक्विड तक बात कंस्ट्रेन नहीं कर सकते। यू जस्ट राइट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। व्हाट इज ईटा? ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कहाँ? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। इस फॉर्मूले से भी आप ईटा निकाल सकते हो अगर टर्मिनल वेलोसिटी पता हो, करेक्ट ना? तो व्हाट आई कैन राइट ईटा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय v। जस्ट सी, क्या किया मैंने? ईटा को यहां ले लिया, v को यहां ले लिया, बाकी सब तुम एज इट इज कॉपी। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां से भी, इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ और ये कंबाइनली पूछ सकता है, राइट? स्टोक्स लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। सो यू हैव टू राइट दैट लॉ एंड आफ्टर राइटिंग दैट लॉ यू हैव टू डिराइव अप टू हियर दिस एक्सप्रेशन गिव्स यू इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये सब कॉपी कीजिए। So your next topic is equation of continuity. Again it is very much important. आपके अगर कंपेटिटिव एग्जाम की बात करें तो बच्चों आपको कंपेटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा बर्नौलीज इक्वेशन, उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे कंपेटिटिव एग्जाम में खास तौर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और है कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कुछ नहीं, सिंपल एक इक्वेशन है जो ये कहती है कि जितना वॉल्यूम घुसता है उतना वॉल्यूम बाहर निकलता है। अरे एक पाइप में से अगर वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना फ्लूइड बाहर निकलेगा, सिंपल। उसी को मैथमेटिकली लिखते हैं हम लोग और उसका नाम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इतना सिंपल है ये, बस उसको खाली मैथमेटिकली आपको समझना है। ओके, तो ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है ये, एकदम चिंदी चीज़ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। So first of all you should remember this is not section 2.7, it is section 2.8 of your textbook, section 2.8. Now equation of continuity के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में मान लेते हैं एक पाइप है, ये मैंने एक पाइप बनाया, ठीक है। अब इस पाइप में आप देख सकते हो कि इस पाइप का जो एरिया यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एरिया कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A1 है और यहाँ पे इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A2 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया? स्टॉप वॉच सेट किया। स्टॉप वॉच में टाइम 0 था, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड कंटिन्यूअसली इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। हमने स्टॉप वॉच चालू किया, स्टॉप वॉच में टाइम 0 था। फिर हमने टाइम को स्टार्ट किया और थोड़े से टाइम डेल्टा टी, थोड़ा सा टाइम कितना? डेल्टा टी, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने इसको ऑब्जर्व किया। यानी जब हम लोग यहाँ थे, फ्लूइड यहाँ था, तो हमने टाइम को 0 माना। आफ्टर टाइम डेल्टा टी, सपोज वट एवर द फ्लूइड वॉज एंटरिंग थ्रू दिस, आफ्टर टाइम डेल्टा टी सपोज द फ्लूइड कम्स हियर। उसी टाइम डेल्टा टी में यहाँ का जो फ्लूइड है वो आ जाएगा, मान लेते इधर, ठीक है। फ्लूइड की स्पीड मान लेते हैं यहां पर है v1, यहां पे फ्लूइड की स्पीड कितनी है? v1, और यहां पे फ्लूइड की स्पीड कितनी है? v2। यहां पे एरिया कितना है? a1, यहां पे एरिया कितना है? a2। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब एक बात समझिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौली इक्वेशन जब भी हम पढ़ेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? जो हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, द फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल।
कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल। ऑल्सो द फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको, ये आइडियल फ्लूइड को फॉलो करेगा। और यहां पे जो फ्लो हो रहा है दैट फ्लो इज स्टेडी फ्लो। फ्लो कैसा है, स्टेडी फ्लो। एक काम करते हैं इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि यहां पे हमें और भी चीजें लिखना है। सो द फ्लो इज स्टेडी फ्लो। ओके, द फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब इसका डेंसिटी कहीं भी वॉल्यूम के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, डेंसिटी विल रिमेन सेम थ्रू आउट। द फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। ओके, आइडियल फ्लूइड मैं शुरू में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद ये स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो मतलब हर पॉइंट पे इसका प्रेशर और वेलोसिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एक पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं, एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट, तो उस पॉइंट पे इस वक्त जो प्रेशर और फ्लूइड की वेलोसिटी है, बाद वाले पॉइंट पे भी, यानी बाद में किसी टाइम पे भी अगर मैं चेक करूं तो इस पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सो यू शुड रिमेंबर दैट द प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एट दिस पॉइंट। याद रखना, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इस पूरे पाइप में हर जगह प्रेशर और वेलोसिटी सेम है, ऐसा नहीं। एक पॉइंट को अगर हम देखें तो उस पॉइंट पे आने वाला हर फ्लूइड का जो पार्टिकल होगा वहां पे प्रेशर और वेलोसिटी सेम रहेगा। आगे बदल सकता है, ऑफ कोर्स बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, वेलोसिटी यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगी। ओके, नाउ जस्ट सी हियर, let us consider two areas. We are having two cross sectional areas, first over here, second over here. अब देखिए ये जो पाइप है ये गोल पाइप है। I mean, अगर आप देखेंगे मैं 3D में बनाऊं तो ये पाइप ऐसा बनेगा, यहां पे एरिया ऐसा और यहां पे इस तरह क्रॉस सेक्शन। तो आप देख सकते हो यहां का जो एरिया है और यहां का ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लेते हैं यहां का एरिया जो है यह है A1 और यहां जो एरिया है इस पर्टिकुलर रीजन में जो एरिया हमारे पास है उसको हम कह देते हैं क्या, A2। दिस एरिया इज व्हाट, A2। ओके, कंफ्यूज मत होना, यहां का एरिया A1, यहां का एरिया A2। अब फ्लूइड जब यहां से यहां जाएगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी मान लेते हैं यहां पे V1 है और यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, क्योंकि यहां एरिया कम है, वेलोसिटी यहां पे ज्यादा होगी, ये बात याद रखिएगा। तो यहां एरिया A1 वेलोसिटी V1, यहां पे एरिया A2 वेलोसिटी V2। अच्छा, हमने सिर्फ टाइम डेल्टा टी के लिए कंसिडर किया है। कितना टाइम, डेल्टा टी। मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लूइड की स्पीड V1 है, टाइम डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी टाइम में ये फ्लूइड यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। अगर मैं यहां देखूं तो यहां स्पीड V1 है और यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस जिसको मैं डिस्टेंस ही लिखता हूं, मान लेते हैं डिस्टेंस, और टाइम कितना लिया मैंने, टाइम लिया डेल्टा टी। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना मिला मुझे, डिस्टेंस मुझे मिला V1 डेल्टा टी। कितना मिला, V1 डेल्टा टी। तो रिमेंबर, पहले इस सेक्शन को नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है EFGH। तो बच्चों G से लेके H तक का डिस्टेंस कितना है, V1 और डेल्टा टी। उसी तरह अगर इस सेक्शन का नाम PQRS रख दिया जाए तो R से लेके S तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, V2 डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि यहां पे स्पीड V2 है, यहां स्पीड V1 है। बात समझ गए। यहां पे एरिया कितना है, एरिया हियर इज A1 और यहां पे एरिया कितना है, A2। ये तो सब हम लोगों ने इस पे गार्निशिंग किया है, बात तो अभी शुरू होगी। ये आप कहीं भी साइड में अपने रेफरेंस के लिए बना लो, आपके समझने के लिए, क्योंकि इसके बगैर आप बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसको आप कहीं भी ड्रॉ कर लो अलग से। अब यहां पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए मेरी बात सुनिए बच्चों, अगर ये फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, डेंसिटी कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या ये बात हम कह सकते हैं कि जब भी फ्लूइड यहां से यहां फ्लो होगा तो डेल्टा टी टाइम में जितना फ्लूइड यहां गया है, डेल्टा टी टाइम में उतना ही फ्लूइड यहां भी आएगा? अरे फ्लूइड अंदर से कहीं बाहर जा रहा है क्या, या बाहर से कोई फ्लूइड अंदर आ रहा है क्या? नहीं। तो जितना फ्लूइड यहां से एंटर हुआ डेल्टा टी टाइम में, उतना ही फ्लूइड डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां आएगा। करेक्ट। सो वी कैन राइट ए स्टेटमेंट, इन टाइम डेल्टा टी द अमाउंट ऑफ fluid contained in
in section EFGH, ये वाला section will be same as amount of fluid contained in section PQRS, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। सो वी कैन राइट वॉल्यूम या फिर वी कैन राइट mass of the fluid in EFGH will be same as mass of the fluid in PQRS। अब मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन यहां पे वॉल्यूम आएगा EFGH का और यहां पे आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ PQRS। करेक्ट ना? नाउ जस्ट सी हियर, रो डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है v1 इंटू डेल्टा टी। आपको ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत हुई रहेगी। यहां पे सुनिए, मान लेते हैं सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है πr²h। अगर ध्यान से देखो तो क्या πr² इस सर्कल का एरिया है और क्या h इसकी हाइट है? तो क्या मैं वॉल्यूम को इस तरह लिख सकता हूं कि वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू हाइट है? बिल्कुल उसी तरह यहां पे इसका वॉल्यूम, इसका एरिया A1 और इसकी हाइट v1 डेल्टा टी होगा। अरे वही तो चीज है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए वो साइड में कहीं भी लिख लो आप अपने रेफरेंस के लिए। सिमिलरली यहां पे रो इंटू यहां का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया A2 इंटू डिस्टेंस v2 डेल्टा टी। अब दोनों तरफ जो टर्म्स कैंसिल हो रहे कैंसिल करिए। डेंसिटी कैंसिल, क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट सेम है। फ्लूइड कैसा है हमारा? इनकॉम्प्रेसिबल। डेल्टा टी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2 और इसी इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कौन सी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसको आप साइड में कहीं भी जरा रफली लिख लीजिए। मैं यहाँ पे रफ करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीजें मतलब इसी इक्वेशन का थोड़ा सा और एलेबोरेशन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं A इंटू वी, और ये क्या रहेगा हमेशा? कांस्टेंट। ये कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैंने बस इस तरह लिख दिया। अगर आप इस फ्लूइड का, इस पाइपलाइन का कोई भी सेक्शन ले ले, उस पर्टिकुलर सेक्शन में एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। प्लीज रिमेंबर, यहां पे जो v है ये वेलोसिटी है और यहां ये जो v है वो वॉल्यूम है। मैंने पूरा वॉल्यूम इसीलिए लिखा है यहां पे। यहां पे जो v है क्या है? ये वेलोसिटी, और ये क्या है? वॉल्यूम। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहां पे जो v है वो क्या है? वेलोसिटी। सो एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड विच इज इनकॉम्प्रेसिबल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइपलाइन। इसको हम इस तरह भी कहते हैं, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? द वॉल्यूम flow rate of an incompressible fluid, the volume flow rate of an incompressible fluid is constant at any point for a steady flow। फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए, यानी हर जगह प्रेशर और वॉल्यूम हर पॉइंट पे सेम। अगर स्टेडी फ्लो नहीं है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल हो, आइडियल हो फ्लूइड और स्टेडी फ्लो हो, तभी ये सब चीजें पॉसिबल है। अदरवाइज ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। प्रेशर चेंज हो जाएगा तो फिर बात बदल जाएगी, ठीक है।
So volume flow rate of an incompressible fluid is constant at any point for a steady flow. This is nothing but this equation of continuity. Okay, equation of continuity को मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया. अच्छा, यहां पे एक टर्म आपके सामने है क्या, वॉल्यूम फ्लो रेट. ये क्या है सर? अरे वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है, मतलब ये वही चीज है एरिया इनटू वेलोसिटी. मैं यहां पे इसको लिख देता हूं अलग से. क्या, आप भी लिख लेना, एरिया इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट फ्लो रेट. सॉरी, मैं यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम फ्लो रेट. इसी को कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. वॉल्यूम फ्लक्स, और यही चीज क्या होती है, कांस्टेंट. इसी वॉल्यूम फ्लो रेट को एक और वे में लिख सकते हो, क्या, डी ऑफ वॉल्यूम बाय dt. डी ऑफ वॉल्यूम बाय dt. अच्छा बच्चों, अगर मैं इस वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास बन जाएगा. तो इसी इक्वेशन से मैं और क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट मास फ्लक्स, मतलब मास फ्लो रेट will be equal to density into volume flow rate. Density rho into derivative of volume with respect to time. This is your mass flux and this was your volume flux. Okay, so this was all about equation of continuity. So you should always remember ये derivation कब applied है, जब fluid incompressible हो, ideal fluid हो और steady flow हो, तो उसी वक्त ये सारी चीजें पॉसिबल है. अगर इन कंडीशंस को आप छोड़ देंगे तो फिर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करिए और इन सारी चीजों को, जिसको मैंने अलग पेन से लिखा है, आप अलग से मार्क करके रखिए. आपके कंपेटिटिव एग्जाम में यही चीज इंपॉर्टेंट है. इसी को आप मिला के पूछेगा बर्नौली इक्वेशन के साथ और कंबाइन क्वेश्चन बनेगा. स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्नौलीज इक्वेशन. Okay, this is very important and as I told the questions will be based on this only. इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंबाइन करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंपेटिटिव एग्जाम्स में बेसिकली. ओके, सो जस्ट लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या और इस इक्वेशन को लाने की जरूरत क्या है. आप ऑलरेडी जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, बस उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म बर्नौलीज इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है. आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म पढ़ लिए. एक तो उसका स्टेटमेंट पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में आपने उसको देखा. बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में. ओके, नथिंग डिफरेंट देन दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड बर्नौलीज प्रिंसिपल. इस इक्वेशन को समझने के लिए उसका प्रिंसिपल पढ़ना जरूरी है. बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, whenever a fluid flows through a narrow region, whenever a fluid flows and it passes through a narrow region, so in narrow region velocity of fluid increases but pressure decreases. मेरी बात ध्यान से सुनना. मान लेते हैं एक पाइप है इस तरह से, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, मान लेते A1, और यहाँ पे एरिया कम है, मान लेते A2. यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड V1 है और यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड V2 है. लॉजिकली सोचो, स्पीड ज्यादा कहाँ होगी फ्लूइड की? अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया कम हो गया, तो एरिया कम है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी. बट यहां पर इस रीजन पे जो प्रेशर होगा, मान लेते P2, दैट प्रेशर विल बी लेस देन P1. क्या बोल सकते हैं हम लोग? P2 इज लेस देन P1. दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन. तो अब यहां पे हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे और उसको हम लोग डिराइव करके समझेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है. सो लेट अस हैव अ पाइप लाइक दिस. यहां पे आप देख सकते हो द रीजन ऑफ अ पाइप विल बी ग्रेटर हियर एंड इट विल बी स्मॉलर हियर. यहां पे एरिया ज्यादा है और यहां पे एरिया कम है. मान लेते हैं कि नीचे हमारे को एक रेफरेंस लाइन है. इस रेफरेंस लाइन से इसकी जो हाइट है यहां पे वो है h1. यहां पे जो हाइट है इसको हम लोग क्या माना? h1. ओके, और इस रीजन में यहां पे इसकी जो रेफरेंस लेवल से जो हाइट है उसको हमने क्या माना हुआ है? h2. ठीक है, यहां पे जो एरिया होगा फ्लूइड का, दैट एरिया इज, लेट अस टेक इट एज A1, और यहां पे जो एरिया होगा इस एरिया को हम मान लेते हैं क्या? A2. यहां पे इस रीजन पे जो प्रेशर होगा, लेट अस टेक इट एज P1,
और यहां पे इस रीजन में जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, P2। इतना समझ में आ गया। यहां पे फ्लूइड की स्पीड कितनी है, V1, और यहां पे फ्लूइड की स्पीड कितनी है, V2। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। वी हैव कंसिडर अ पाइप, यहाँ पे नैरो, यहाँ पे वाइडर रीजन है, यहाँ पे नैरो रीजन है, और इस पाइप का जो ये वाला रीजन, जो वाइडर रीजन है, वो एक रेफरेंस लेवल से H1 हाइट पे है, और ये एक रेफरेंस लेवल से H2 हाइट पे है, दूसरा रीजन। इस रीजन का एरिया A1 है, यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर P1 है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है। इस रीजन पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे इस रीजन का एरिया A2 है, और यहाँ से पास होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है। अब ये समझना है कि ये प्रेशर P1 और P2 अप्लाई कौन कर रहा है। देखिए, इस पाइप में फ्लो हो रहा है, the fluid is flowing through this pipe, so the pressure is applied by the fluid which is there on this side। अगर इसमें यहां पे फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो इस तरफ का जो फ्लूइड है वो इस पे प्रेशर डाल रहा है P1, और इस तरफ का जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डाल रहा है P2। ठीक है, यहां का फ्लूइड इस पे कौन सा प्रेशर डाल रहा है, P1, और यहां का फ्लूइड क्या डाल रहा है, प्रेशर P2, और फ्लो हो रहा है यहां से इस तरफ। अब एक बात समझिए आप, मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, दिस फ्लूइड, दिस पार्ट ऑफ द फ्लूइड मूव्स हियर। डेल्टा टी टाइम के बाद ये पार्ट यहां पे आ गया। सिमिलरली डेल्टा टी टाइम के बाद ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। हमने इस फ्लूइड के एलिमेंट को देखा, यहां पे इस फ्लूइड के एलिमेंट को आफ्टर टाइम डेल्टा टी दिस शिफ्ट्स टू न्यू पोजीशन, करेक्ट। तो अगर जब ये यहां से न्यू पोजीशन में शिफ्ट होगा, तो यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस, इस रीजन के अक्रॉस इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग D1, और यहां पे इस रीजन के अक्रॉस जो उसका डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं क्या, D2। इतना समझ गए आप। नाउ जस्ट सी हियर, अगर यहां पे एरिया A1 है और डिस्टेंस ये D1 है, तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, एरिया 1 इंटू डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू डिस्टेंस 2। दिस इज व्हाट, वॉल्यूम फ्लो रेट। मान लेते हैं इस वॉल्यूम फ्लो रेट को हमने नाम दिया है dV। क्या नाम दिया हमने, dV। और यहां पे आप मेंशन कर देंगे, ओके, यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट साइड में लिख दिए इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी। अच्छा, वो जो अप्रोक्सीमेशन मैंने इससे पहले लिखा था यहाँ पे, फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल, इट शुड बी स्टेडी फ्लो, द फ्लो शुड बी लेमिनार, वो सारी कंडीशंस यहाँ भी अप्लाइड है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम लोग ये डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये डेरिवेशन लेमिनार फ्लो के लिए कर रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है। ठीक है, ओके। नाउ अगर ये फ्लूइड यहां से यहां मूव हुआ बच्चों, तो उसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल, द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल is nothing but change in mechanical energy. The work done on a particle or on a element is nothing but change in mechanical energy. वही हम स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे, क्या, according to work energy theorem, work done on fluid element, work done on fluid element, fluid element का एक नाम दे देते हैं, इस रीजन को हम ले देते हैं P, और यहां इसको नाम देते हैं Q, इस रीजन को नाम देते हैं R, और इसको S। सो वर्क डन ऑन फ्लूइड एलिमेंट PQRS इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन।
वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा? यहां पे लगने वाला फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया। देखो इस रीजन में प्रेशर कितना है? P1 है। कंफ्यूज मत होना, यहां पे प्रेशर P1 है और इस रीजन का नाम P है। ओके, यहां पे लगने वाला फोर्स कितना है? सॉरी, प्रेशर P1 और यहां का एरिया कितना है? A1। सो योर फोर्स, लेट मी राइट ओवर हियर, F1 फोर्स विल बी इक्वल टू P1 इंटू A1। सिमिलरली यहां पे जो फोर्स लगेगा इसको मैं नाम देता हूं F2 फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू P2 इंटू A2। ओके, नाउ वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो P1 A1 आपको मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? D1। सो यू कैन राइट, H2 को आप यहां पे लिख दीजिए, वी कैन राइट P1 इंटू A1 इंटू D1। दिस इज फोर्स हियर। अच्छा, यहां पे लगने वाला फोर्स कितना है? क्योंकि ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे माइनस। यहां पे लगने वाला फोर्स P2 इंटू A2 और यहां का डिस्टेंस कितना? D2। सो दिस इज वर्क डन ओवर हियर। समझ में आया? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां का वर्क डन माइनस यहां का वर्क डन। माइनस क्यों किए? क्योंकि यहां का प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस प्रेशर विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड एंड दैट इज वाई द वेलोसिटी इंक्रीजेस। The region is narrower and that is why the pressure will be taking as minus and that is why the work done will be negative over here। इतना समझ आया? अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ओके, नाउ व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी कितनी है? v2 है, तो आप लिख सकते हैं v2 का स्क्वायर। बट स्टूडेंट्स, क्या मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? तो मैं यहां पे इस मास को m लिखने की बजाय मैं यहां पे लिखूंगा डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम dv। याद है हमने वॉल्यूम को क्या लिया हुआ है? dv, दैट इज वाई आई एम राइटिंग dv। सो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। dv को आप ब्रैकेट में लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये dv वॉल्यूम है और ये v2 वेलोसिटी है। ओके, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? सेम हाफ रो dv इंटू v1 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। बट अगेन मास की जगह क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो आई कैन राइट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया m और साथ में आ जाएगा GH2। H2 क्यों आया? क्योंकि ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम dv, ये हो गया हमारा m और ये g और ये h1। इतना क्लियर है? यहां पे बीच में साइन कौन सी आएगी? माइनस की। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? P1 A1 D1 और P2 A2 D2। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो क्या A1 D1 और A2 D2 की जगह dv लिख सकते हैं? यस। सो वी विल बी राइटिंग dv ओवर हियर, P1 dv माइनस P2 dv। अगर मैं यहां से dv को कांस्टेंट ले लूं तो ब्रैकेट में क्या P1 माइनस P2 बचेगा। सो लेट्स टेक dv एज कॉमन। आई टूक dv एज कॉमन और यहां पे आ गया P1 माइनस P2। अब यहां आपको क्या करना है? जो टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कीजिए। अगर आप देखेंगे बोथ साइड, सो दिस dv 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 dv, द वॉल्यूम टर्म cancels out on both side. So what we are having on left hand side? We are only having P1 minus P2, correct ना? P1 minus P2। राइट हैंड साइड पे क्या बचा यहाँ पे? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा? रो जी H2 और यहाँ पे क्या बचा? रो जी H1। ठीक है, रो जी H2 और यहां पे क्या बचा? रो जी H1। अब यहां पे हम इक्वेशन को सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो 1 वाले टर्म है V1 H1 उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और जो 2 वाले टर्म है P2 V2 और H2 उनको राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं और इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। तो देखो इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको, मैं यहां पे लिखता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा P1
प्लस इस इक्वेशन को यहां पे लाओ तो हाफ रो v1 स्क्वायर बन जाएगा। इस वाले टर्म को यहां पे लेके आ जाओ तो बन जाएगा रो जी h1 इज इक्वल टू माइनस P2 को वहां लेके जाओ तो ये बन जाएगा P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। अब देखिए ध्यान से, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। कैन आई से इन जनरल द प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी हेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। इसी इक्वेशन का नाम क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसको मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन। तो देखो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कह रही है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द फ्लूइड में पोटेंशियल एनर्जी हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस द प्रेशर एनर्जी हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैं हेड का टर्म क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज आप देखेंगे यहां पे मास का टर्म नहीं है। ओके, वी आर ओनली हैविंग डेंसिटी वाला टर्म, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म एज हेड। सो in general if I want to write, I can write like this. कैसे? We can write P plus half rho V square plus rho G H is equal to constant। कहाँ पर constant होगा ये? At any point in a fluid. At any point in a fluid, conditions apply, the fluid should be incompressible, the fluid should be incompressible। अब एक चीज ध्यान दो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसी डेरिवेशन को बहुत घुमा फिरा के थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, मैंने उसी चीज को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एग्जाम में अगर आपको लिखना होगा तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है सबसे पहले, उसके बाद ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं V1, A1, P1, V2, A2, P2, H1, H2 और ये रेफरेंस लेवल, ये सारे टर्म्स आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आप डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। अब आप सोचेंगे सर ये बर्नौलीज इक्वेशन इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडिंग दिस? तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम 4-5 एप्लीकेशन अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको कॉपी कीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौलीज इक्वेशन यूज कहाँ होती है? सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब ये क्या है सुनो, मान लेते एक बहुत बड़ा टैंक है यहाँ पे, और इस टैंक के यहाँ पे नीचे एक स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है। तो जब यहाँ पे ओपनिंग होगी तो फ्लूइड यहाँ से नीचे गिरेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं इस एरिया पे और इस सेक्शन पे। मान लेते हैं सेक्शन 1 हमारा और ये सेक्शन 2, हम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे हाइट है इसकी h, कितनी है? h। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर कितना होगा यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0। तो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करो, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड हाफ रो V स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन स्टूडेंट एक चीज दिमाग में रखिए, अगर यहाँ पे पानी का लेवल कम हो रहा है तो ये बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया, मान लेते इसका एरिया है स्मॉल है, यहाँ पे एरिया कितना है? स्मॉल है, और यहाँ पे एरिया कैपिटल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस एरिया कैपिटल ए इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो अगर एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी बहुत कम होगी। जब वेलोसिटी बहुत कम होगी तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को v1 को अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर करेंगे। जब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई तो अब काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म आएगा क्या? नहीं। सो देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड हियर द काइनेटिक एनर्जी टर्म इज 0। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी टर्म ओवर हियर? इट विल बी रो जी, व्हाट इज द हाइट? h, करेक्ट। अब यहाँ पे अप्लाई करो सेम इक्वेशन, प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी हियर, हमने तो इसी को रेफरेंस लेवल माना है, यही हमारा क्या है रेफरेंस लेवल, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट वाला टर्म कितना हो गया यहाँ 0। नाउ जस्ट सी ऑन बोथ साइड इफ यू कंपेयर दिस पी नॉट एंड पी नॉट गेट कैंसल, क्या बचा यहाँ पे रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर, यहां से डेंसिटी वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये 2 यहां पे आके मल्टीप्लाई, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड देयरफॉर v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ द फ्लो एट दिस पॉइंट। यदि यहां से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा कितनी स्पीड से निकलेगा, स्पीड विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh एंड दिस स्पीड इज कॉल्ड एज, दिस स्पीड अंडर रूट 2gh इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको याद हो और काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा हो, तो ये इक्वेशन जो है अंडर रूट ऑफ 2gh, ये वही सेम इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वहां भी तो फॉर्मूले का टर्म यही आता है ना। अगर हम अप्लाई करेंगे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यू स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। सो दिस इक्वेशन इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। अगर आपको काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत याद हो, नहीं याद है तो प्लीज जाके आप वहां पे इक्वेशन देख लीजिएगा। ओके, सो दिस स्पीड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, और इसी के बेस आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो टैंक है, मान लो यहाँ से पूरा फील्ड है और यहाँ पे उसकी ओपनिंग है, अगर यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ से पानी बाहर आएगा ऐसे, आपको क्वेश्चन ये करेंगे कि इस पानी का रेंज कितना होगा, ये पानी जब यहां से बाहर आएगा तो कितना दूर तक जाएगा, व्हाट विल बी द रेंज। या ऐसा पूछ सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज व्हाट शुड बी हाइट, फॉर मैक्सिमम रेंज व्हाट शुड बी हाइट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे है, इक्वेशन ऑफ मोशन के। इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा टर्म है, ये प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का फंडा आप यहां पे अप्लाई करोगे, इजी आपको आर भी मिल सकता है, आपको एच भी मिल सकता है। कैसे, क्योंकि आपको यहां पे v पता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं इसका। सेकंड एप्लीकेशन है वेंचुरी ट्यूब। ये आप लोगों के लिए नया टर्म होगा, आपने इससे पहले आई थिंक नहीं सुना होगा। वेंचुरी ट्यूब बेसिकली वो ट्यूब होती है जिससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लो को नापते हैं। किसको नापते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को। ये एक ट्यूब होती है, इसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इस तरह होता है और दूसरा एरिया यहाँ पे इस तरह होता है, और यहाँ पे और इस पॉइंट पे हम लोग प्रेशर मीटर लगाते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर मीटर होगा इस तरह, जो इस सेक्शन में प्रेशर को नापेगा, और एक प्रेशर मीटर यहाँ पे होगा जो इस सेक्शन में प्रेशर को नापेगा। ओके, अब अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है तो यहाँ पे स्पीड फ्लो की कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ स्पीड अगर कम है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे स्पीड अगर कम है, सॉरी ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर कम होगा। अब अगर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करो आप, तो यहाँ पे अगर अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म लाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे है, ठीक है। इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगर ये P2 को यहां पे ले लूं तो हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैंने इस टर्म को यहां पे लेके इन दोनों को कॉमन ले लिया, करेक्ट। व्हाट इज P1 माइनस P2, यहां पे P1 यहां पे P2, क्या होगा अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली दिस इज अ गेज प्रेशर और उसका फॉर्मूला है रो जी एच, वेर एच इज डिफरेंस ऑफ हाइट, एच इज डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन दीज टू लेवल्स। सो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो गया और 2gh इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब सर V2 और V1 कैसे मिलेगा, आप जानते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहां से आप V1 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, V2 की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, आपको यहां पे मिल जाएगा कि स्पीड ऑफ फ्लो कितना है। अगर आपको यहां पे स्पीड ऑफ फ्लो फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है,
तो यहाँ से V2 का वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज द वेंचुरी ट्यूब। ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार एप्लीकेशन है और वो है एरोप्लेन का टेक ऑफ। क्या? एरोप्लेन का टेक ऑफ। अब ये समझिए कि एयरप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो रनवे पे दौड़ता है, ठीक है, रनवे पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो दौड़ता है और फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद उसका जो अपर टिप होता है वो थोड़ा सा उठता है एंड फाइनली पूरा का पूरा एयरप्लेन क्या करता है, टेक ऑफ। अब वो कैसे करता है ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एयरप्लेन का जो विंग होता है, विंग, उसका साइड व्यू बना रहा हूँ। प्लीज सी हियर, अगर आप उसका ध्यान से देखेंगे तो उसका जो विंग का साइड व्यू होगा वो इस तरह से होगा। अरे आप साइड व्यू समझते हो, मान लो ये विंग है और विंग को आप यहाँ साइड में से कट करो, तो कट करोगे तो आपको साइड में से विंग ऐसा दिखेगा, करेक्ट ना। और मान लो एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस कैसे होंगी, एयर की जो लाइंस होगी, जो एयर इसमें से ड्रैग करके पास हो रही है, स्ट्रीम लाइंस विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। और यहाँ नीचे स्ट्रीम लाइंस ऐसे होगी स्ट्रेट, करेक्ट, इट विल बी लाइक दिस। अब बात को यहाँ पे ध्यान से समझना, आप लॉजिकली सोच के बताओ, एयर जो यहां से पास हो रही है, एयर की स्पीड कहां ज्यादा होगी, नीचे वाले लेवल पे या ऊपर वाले लेवल पे। यहां से अगर ये एरोप्लेन इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इसकी जो स्पीड होगी एयर की, यानी एयर जो इस पर रब करके जा रही है, एयर की स्पीड ज्यादा कहां होगी, ऊपर वाले रीजन में या नीचे वाले रीजन में। यहीं पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। अगर नीचे वाले लेवल पे हम देखें तो वहां पर एयर की स्पीड कम है, इसीलिए प्रेशर वहां पे ज्यादा है। ऊपर वाले रीजन में देखें तो वहां के एयर की स्पीड वहां पे ज्यादा है, इसीलिए प्रेशर कम है। सो कैन आई से यहां पे जो प्रेशर है दैट इज लेस और यहां पे प्रेशर जो है वो क्या है, हाई। और आपको पता है कि जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ ऑब्जेक्ट मूव होता है। तो यहां पे प्रेशर हाई, यहां पे प्रेशर लो, तो यहां पे ऊपर की तरफ इसको एक फोर्स लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहां पे क्या अप्लाई होगा, फोर्स। एंड द मोमेंट व्हेन दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द एरोप्लेन, ये फोर्स जब एरोप्लेन के वेट से ज्यादा हो जाएगा देन द एरोप्लेन टेक्स ऑफ। ठीक है। और इस फोर्स को हम लोग फिजिक्स में बायंड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, बायंड फोर्स एक्चुअली। और ये जो डायग्राम है, दिस कम्स अंडर अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एज एरोडायनेमिक्स। तो एरोप्लेन को जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है कि उसको अगर टेक ऑफ कराना है तो ये रीजन कैसा रखना चाहिए। बेसिक फंडा वही है, क्या है, यहां प्रेशर हाई होना चाहिए, यहां प्रेशर लो होना चाहिए। अगर यहां प्रेशर हाई करना है तो यहां पे जो एयर की स्पीड है वो कैसी होना चाहिए, एयर की स्पीड यहां पे लेस होना चाहिए और यहां पे एयर की स्पीड कैसी होना चाहिए, ज्यादा। बस अगर आपने ये चीज सक्सेसफुली कर लिया तो टेक ऑफ आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और एप्लीकेशन इसका है, दिस वाज एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 4, जस्ट सी हियर, सपोज यहां पे घर है और यहां पे रूफ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है, इन केस ऑफ स्टॉर्मी विंड्स, द एयर गोज लाइक दिस, एयर यहां से आ रही है और इस रूफ पे से इस तरह जा रही है। जब हाई वेलोसिटी एयर इस रूफ पे यहां से जाएगी तो यहां पे ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यहां पे नीचे जो है, नीचे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और ऊपर प्रेशर कम हो गया। अब जब नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, मतलब यहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया और ये जो रूफ होगा वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा और फाइनली हाई वेलोसिटी एयर की वजह से इट विल बी ब्लोन ऑफ। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ऑफ द हाउसेस। ओके। अब एक और एप्लीकेशन देख लीजिए आप, और वो है एटोमाइजर। क्या, एटोमाइजर, क्या आपने देखा इसको, या चलो इसको सिंपल वर्ड में हम लोग इसका इस तरह बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी पंप। रेस्पिरेटरी पंप,
अब ये क्या होता है सर, आपने देखा होगा कि जब आप परफ्यूम की बोतल में ऊपर जो बटन होता है उसको प्रेस करते हो नीचे, तो क्या होता है, परफ्यूम बाहर निकलता है। इसका रीज़न क्या है, आप देखिए यहाँ पे मेरे हाथ में एक सैनिटाइज़र की बोतल है। इस सैनिटाइज़र की बोतल के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करते हो द सैनिटाइज़र कम्स आउट। अब आप देखेंगे सैनिटाइज़र तो यहाँ पे नीचे है ना, वो जो लिक्विड, वो जो फ्लूइड है वो तो यहाँ पे नीचे है, तो इसको प्रेस करने पे वो ऊपर कैसे आ रहा है। देखो बेसिक फंडा तो वही है कि यहाँ पे नीचे प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो उसके अंदर जो पाइप है उसके थ्रू फ्लूइड बाहर आएगा। लेकिन सर ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे हुआ ये समझना ज़रूरी है। अब समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये नीचे बॉटल है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, सैनिटाइज़र, और ये उसका टिप है, यहाँ पे ये क्या है, उसका टिप, जहाँ से फ्लूइड को बाहर आना है, और सैनिटाइज़र इस लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस मैकेनिज्म ऐसा है कि यहाँ पे एक पिस्टन है और ये पाइपलाइन है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो, ये पिस्टन को जब आप प्रेस करते हो तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, व्हेनेवर यू आर प्रेसिंग दिस पिस्टन, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, द एयर विच इज देयर इन दिस पाइप इट गोज थ्रू दिस, और जब भी एयर यहां से जाएगी, हाई स्पीड एयर जब भी इस टिप में से पास होगी तो इस टिप पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहां अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर तो ज्यादा है ना, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा और ऊपर का प्रेशर कम। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस दिस फ्लूइड्स कम ओवर हियर एंड इट गोज आउट। तो आप चाहे अपनी अल्कोहल की बोतल ले लो, चाहे आप अपनी सैनिटाइजर ले लो, चाहे आप परफ्यूम की बोतल ले लो, वॉट एवर यू टेक, जितने भी रेस्पिरेटरी पंप के मैकेनिज्म आपने देखे सब में यही यूज होता है। हम लोग हाई वेलोसिटी एयर को पास करते हैं नोजल में से और प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड ऊपर आ जाता है। और यही चीज हम लोग यूज करते हैं अपनी कार के कार्बोरेटर्स में। कार्बोरेटर मतलब वो डिवाइस जो पेट्रोल और एयर को मिक्स करता है, वहां भी हम एयर को पास करते हैं। जब भी एयर हाई स्पीड से पास होती है तो जो पेट्रोल होता है वो एटम के फॉर्म में, यानी स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एयर के साथ मिक्स होता है और वो इंजन के अंदर सप्लाई होता है। अब फाइनली एक लास्ट एप्लीकेशन है और वो है एक स्पिन करते हुए बॉल का स्विंग होना। आपने कभी फुटबॉल मैच के अंदर देखा होगा, जब हम लोग फ्री किक लेते हैं, फ्री किक गोल पोस्ट के पास, तो वहां पे हम लोग शॉट इस तरह से अप्लाई करते हैं कि वो बॉल स्विंग होकर अंदर जाता है ताकि गोलकीपर कंफ्यूज हो जाए। अब ये बॉल स्विंग कैसे हो रहा है हवा में, अक्सर आप सोचते होंगे कि हवा की वजह से होता है, बस हवा आई और बॉल स्विंग हो गया, ऐसा नहीं होता। जब भी हम लोग जब बॉल पे किक अप्लाई करते हैं तो इस डायरेक्शन में हम किक अप्लाई करते हैं कि ये जो बॉल हो उसका मोशन स्पिन हो जाए। जब बॉल अपनी एक्सिस पे रोटेट होगा तो अब ये बॉल स्विंग होगा। क्यों, सुनिए यहाँ पे, अगर मान लेते ये बॉल है और ये इस तरह से रोटेट हो रहा है और वो आगे जा रहा है, तो ये रीजन बॉल का अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आपकी तरफ और ये रीजन मेरी तरफ आएगा। जो ये रीजन आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ से आने वाली एयर इसके मोशन को अपोज करेगी और यहाँ पे जो एयर है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन ये रीजन जो मेरी तरफ आ रहा है और बॉल आगे जा रहा है तो यहां से आने वाली एयर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब आप देख सकते हो यहां एयर की स्पीड ज्यादा, यहां पे एयर की स्पीड कम। जहां पे एयर की स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, जहां एयर की स्पीड कम है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो ये बॉल जो है अपना प्लेन ऑफ मोशन चेंज कर लेता है एंड इट स्विंग्स इनटू एयर। सो दिस इज द ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमने टोटल मिला के 4-5-6 एप्लीकेशन पढ़े। आपको एग्जाम में पूछ सकता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो आपको वहां पे पर्टिकुलर टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्टली आप लिख देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको वहां पे हर एक एप्लीकेशन को लॉजिकली यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, यूजिंग दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, सो हियर द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये जो चैप्टर था यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन पर। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको करना यह है कि अभी स्क्रीन को पॉज करके ये सब कॉपी करो, एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ो, फ्लूइड डायनामिक्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ो। जहां पे आपको डाउट आ रहा है वहां पे आप मार्क करके मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स। ओके, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।